चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। अब बारी है पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न की। प्रश्न था, कौन सा द्रव्य विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ माना गया है? तो उत्तर है निषोध। आज का प्रश्न है, ग्राही पेय में किन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है? अब हम तृतीय अध्याय का आरंभ करेंगे। तृतीय अध्याय का नाम है आरगवर्दीय अध्यायम। तो आरगवद जो है वो अमलतास के लिए प्रयोग हुआ है। चरक संहिता में चिकित्सा जो है वो 3 तरह की बताई है, अंतः परिमार्जन, बाह्य परिमार्जन और शस्त्र परिमार्जन। शस्त्र प्रणिधान भी इसको कहा जाता है। तो इसमें जो अंतः परिमार्जन है इसका वर्णन हम पूर्व 2 अध्यायों में पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है बाह्य परिमार्जन की। इसका मतलब ये है कि कुछ द्रव्य या औषधियाँ जो हैं वो बाह्य रूप में उसके स्किन के ऊपर बाहर से लगाने के लिए हमारे को बताई गई हैं। तो यहाँ इसी में हमारे को कुछ चूर्ण पर्दे वगैरह बताए गए हैं। तो ये संख्या में 32 है। तो इसका विषय है 32 सिद्धतम चरण चूर्ण पर्दे। 32 सिद्धतम चूर्ण पर्दे। यहाँ जो ये 32 हमारे को औषधियाँ बताई गई हैं, ये विभिन्न द्रव्यों से मिलकर बनाई गई हैं। और यहाँ जो चूर्ण का प्रयोग किया गया है उसमें जो द्रव्य बताए गए हैं, यहाँ अधिकतर उनकी उसका माप नहीं बताया गया है। तो जहाँ माप नहीं बताया जाता है तो वहाँ पर हमारे को ये समझना चाहिए कि वो द्रव्य समान मात्रा में हमें लेने हैं। तो यहाँ जो 32 यहाँ पर जो द्रव्य बताए गए या जो चूर्ण बताए गए उनका हम एक एक करके वर्णन पढ़ते हैं। तो यहाँ पहले बताया कि अमलतास, चकवड़ पंवार भी रहता है, क्रंच स्किन डिजीज़ के लिए प्रयोग होने वाला द्रव्य, अडूसा जिसे वासा कहा जाता है, गिलोय, मैनफल, हल्दी और दारू हल्दी। तो ये द्रव्य इनको समान मात्रा में लेकर उसका पाउडर बनाकर इसका प्रयोग करना है। कैसे करना है अभी आगे वो हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात सेकंड नंबर पे जो बताया गया है वो है गंध विरोजा, देवदारू, खदिर, धव, नीम, वायविडंग और कनेर की चाल। तीसरे नंबर में बताया भोजपत्र की गांठें। ये भोजपत्र वे पत्र हैं जिनके ऊपर लिखा भी जाता है। तो उस प्लांट की या उस पत्रों की गांठों का यहाँ प्रयोग किया गया। लहसुन, शिरीष वो प्लांट है जहाँ जिसकी फलियाँ लंबी और काफ़ी चौड़ी जो फली है वो लटकती होती है। तो ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है। उसके पश्चात काशीश, ये आयरन का द्रव्य है। गुगलो और सहीजन, ये एक कॉम्बिनेशन बताया गया। चौथे नंबर पर जो औषधि बताई गई है उसमें जो द्रव्य हैं वो है वन तुलसी, कुटज, सप्तपन, पीलू, कूट और चमेली की पत्तियाँ। इसी प्रकार अगला जो औषधि बताई उसमें है कड़वा वच, संभालू के बीज, सफ़ेद निशोथ, दंती मूल, भिलावा, गेरू और काला सुरमा। नेक्स्ट वन है मैंसिल हम प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं। पिंड हरताल मतलब हरताल के टुकड़े। और घर का धूम है कि जब घर में जो अंगीठी जलाई जाती है या चूल्हा जलता है तो उसके ऊपर जो धुआं इकट्ठा हो जाता है। मतलब क्या, जहाँ पर चूल्हा जलेगा उसकी छत के ऊपर जो धुआं इकट्ठा होगा तो यहाँ उस धुएं को लेना है। तो इसमें उस धुएं के लिए लगा घर का धूम। फिर इलायची बड़ी और काशीश, लोध। तो ये सभी औषधियाँ मिलाकर हम योग बनाते हैं। तो इस तरह से ये
6 योग बताए गए। अब इन योगों के अंदर हमने अलग अलग द्रव्यों को लेकर अलग अलग पाउडर बना लिया, तो हमारे पास 6 औषधियाँ तैयार हुई। लेकिन इसकी प्रयोग विधि के लिए बताया गया कि इन द्रव्यों को गोरोचन, मतलब कि जो गाय का पित्त है उसको लेकर यहाँ इसमें पहले भावित करना है। मतलब कि जो हमारे पास चूर्ण बने उसको गोरोचन की हमें भावना देनी है। भावना का मतलब होता है कि उसके अंदर सारा वो समा जाए, इतना उसके अंदर मटेरियल जो है वो हमने डाल देना है। और फिर उसके बाद उसमें सरसों का तेल मिलाकर फिर ये चूर्ण को शरीर के ऊपर लगाना है और घर्षण उससे करना है। तो इस तरह से ये जो प्रयोग है हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमें चूर्ण बताए गए उनका किन रोगियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं उनके लिए बताया गया है कि ये जो हमें औषधियाँ हैं इनका प्रयोग हमने करना है जो कष्ट साध्य कुष्ठ हैं और नया किलास रोग है। किलास रोग का मतलब होता है ल्यूकोडर्मा, जिसमें शरीर पर सफ़ेद रंग के चकत्ते से बन जाते हैं, उसके लिए। और इंद्रलुप्त, यहाँ इंद्रलुप्त जो है वो बालों का झड़ना कहा गया है, तो इसको हमने एलोपेशिया भी बोला। और इसके अलावा एलोपेशिया के अलावा कई बार दाढ़ी के बाल भी जब झड़ते हैं तो उसको भी इंद्रलुप्त कहा जाता है। तो उसके लिए भी ये बताया गया कि ये ऊपर वाले जो हमारे औषध है इनका हम लेप लगा सकते हैं। इनके अलावा और जो रोग हैं वे हैं किटिब। किटिब भी एक कुष्ठ भेद है। दाद, जिसको रिंग वॉर्म कह सकते हैं। भगंदर, भगंदर जो है वो फिस्टुला इन एनो। अर्श, अर्श हम पाइल्स कह सकते हैं। अपची और पामा, पामा स्केबीज कह सकते हैं। तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये ज़्यादा इसमें जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स है। तो स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इनमें से कोई भी एक औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्लिनिक पर्पस के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हम कुछ भी अपने ये द्रव्य इनको लेकर अपने एक हम औषधि बनाकर अपने क्लिनिक में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके पश्चात जो कुछ और आगे बताए गए उसमें है कुष्ठ आदि लेप। तो कुष्ठ आदि लेप में जो द्रव्य हैं वो हैं कूट, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, तुलसी, पटोल, नीम, असगन, देवदारू, सहीजन, सरसों, तेजबल, धनिया, वन्ने, चंडा, जिसको चोर पुष्पी भी कहते हैं। ये सभी औषधियाँ सम मात्रा में लेकर इनका चूर्ण बनाकर और फिर इन चूर्ण को तक्र में पीसकर एक औषधि तैयार की जाती है। और फिर उसको अप्लाई करने का तरीका ये बताया है कि शरीर के ऊपर पहले सरसों का तेल लगा दिया जाए और फिर तेल लगे शरीर के ऊपर ये जो चूर्ण है उसका प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से ये औषधि की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये किन रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके बारे में बताया है कि इसके प्रयोग से खुजली, जिसको हम इचिंग कहते हैं, पिंडिका मतलब फुंसियाँ, कोट, शीत पित्त मतलब अर्टिकेरिया, और कुष्ठ और शोथ, यहाँ शोथ जो है एडिमा के लिए लगा है। तो इन रोगों में इनका प्रयोग करते हैं और रोग ठीक होते हैं। ये था कुष्ठ आदि लेप। तो हमारे यहाँ जो प्रथम द्रव्य माना जाता है उसी के नाम से उस औषधि का नाम रख दिया जाता है। तो ये कुष्ठ आदि लेप में पहला जो द्रव्य है वो कूट या कुष्ठ है। अब इसी संदर्भ में जो अगली औषधि बताई गई है वो है कुष्ठ आदि चूर्ण। पहला लेप बताया गया और दूसरा चूर्ण कहा गया उसका। तो कुष्ठ आदि चूर्ण के अंदर पहला द्रव्य कूट, फिर गिलोय, तूतिया। तूतिया यहाँ कॉपर सल्फेट के लिए लगा है। उसके बाद दारू हल्दी, काशीस, कबीला, मोथा, लोध, गंधक, राल, वायविडंग, मैंचिल, पिंडरताल और कनेर की छाल, इन सभी के चूर्ण लेकर फिर उसकी विधि भी इसी तरह से कि शरीर पर पहले सरसों का तेल लगाना है
और उसके पश्चात जो ये चूर्ण है उसका छिड़काव करना है। जो हमने लेप पढ़ा था उसके ऊपर वो लेप लगेगा, लेकिन इसमें इस औषधि के द्वारा सिर्फ छिड़काव होगा। और ये किन रोगों में प्रयोग होगा उसके बारे में बताया गया है। दांत मतलब रिंगवॉर्म, खुजली और कुष्ठ के भेद हैं किटिब, पामा, स्केबिस और एक्जिमा, या हम इसको विचर्चिका भी कहते हैं। तो इन रोगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाएगा। जो अगली औषधि बताई है वो है मननशीलादि तथा तुथत आदि लेप। तो ये 2 लेप इकट्ठे बताए, लेकिन इसमें जो पहला लेप बताया गया उसमें जो मुख्य द्रव्य है वो है मेंसिल। मेंसिल भी हम प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो मेंचिला, पिंड हरताल, दोनों जो है वो आर्सेनिक के योग हैं। मरीच हमेशा काली मिर्च के लिए लगता है। सरसों का लेप, मदार का दूध, इन सब को पीसकर प्रदेह के रूप में कुष्ठ रोग मतलब स्किन डिजीजेज जो भी हैं उनमें इनका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। यहाँ पर जो शब्द आया है वो है प्रदेह। प्रदेह और प्रलेप दोनों का फर्क है। प्रदेह में हम कफ के लिए और वात के लिए प्रयोग करते हैं, और इसमें जो लेप है वो थोड़ा सा मोटा लगता है और ये कुछ उष्ण करके लगाया जाता है। और जो प्रलेप है वो हमारा थोड़ा हम पित्तज रोगों में देते हैं और उसको ठंडा करके लगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रदेह का हमारा जो यहाँ कहा गया है, तो इस तरह से हमें इसको थोड़ा गर्म करके लगाना होता है, तभी इसका जो वात और कफ रोगों में इसका प्रयोग तभी करके बताया गया है। अब इसके पश्चात आता है रसांजन आदि तथा क्रंच आदि लेप। क्षमा करें, इससे एक पहला रह गया। तूतिया, वायविडंग, मिर्च, कूट, लोथ और मैंशिल, ये तुथद आदि लेप है। इसमें मुख्य जो द्रव्य है वो तूतिया, जिसको हम कॉपर सल्फेट कह रहे हैं। कॉपर सल्फेट, वायविडंग, मिर्च, कूट, लोथ और मैंशिल, इनको सरसों के तेल में मिलाकर प्रदेह के रूप में लगाना चाहिए। अब इसके पश्चात आता है रसांजन आदि तथा क्रंच आदि लेप। यहाँ दो नाम से लेप बताए गए हैं, लेकिन उनकी जो विधि है वो अलग अलग है। जो रसांजन आदि है उसमें सबसे पहले डलेगा रसवत, ये मुख्य द्रव्य। पवाड़ के बीज, इसको चक्रमर्त भी कहते हैं और चकवड़ भी कहते हैं। तो चक्रमर्त के बीज और इन दोनों को समान मात्रा में लेकर कैथ के पत्ती के रस में, कैथ हमने कल पढ़ा था पूर्व कक्षा में, ये एक तरह का फल है जिसका जो स्वाद है वो रस जो है वो खट्टा होता है, अमल लिए हुए होता है। कैथ के बारे में एक और भी कहावत है कि कैथ का जो फल है वो उसका जो आउटर शेल है वो बहुत हार्ड होता है, और ये पूरा कैथ जो है वो हाथी खा लेता है, और हाथी के मल में ये कैथ जो है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ निकल जाता है। लेकिन इसमें जो नॉलेजेबल बात बताते हैं कि वो जो कैथ अंदर गया और वो बाहर निकला, उसके जब बाहर निकलता है तो वो अंदर से खाली होता है। तो अंदर से कैसे खाली हुआ ये इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं है। तो ये एक तरह की कहावत है कि ये जो कैथ का फल है वो हाथी खाता है और मल में इसी तरह से निकाल देता है। तो रिसर्च का विषय मान सकते हैं कि वो बीच का मटेरियल जो है वो अंदर कैसे डाइजेस्ट हो जाता है। अब इसमें है कि जो हम बात कर रहे थे कि क्रंच आदि लेप, तो क्रंच आदि लेप के अंदर क्रंच के बीज, चकवड़ के बीज, कूट, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर और गोमूत्र में पीसकर फिर उसका लेप लगाना चाहिए। ये दोनों जो है रसंजन आदि और साथ में जो क्रंच आदि का लेप है, ये दोनों कुष्ठ रोग में या स्किन डिजीजेस में बहुत लाभदायक है। अब जो अगला लेप बताया गया वो है हरिद्रा आदि लेप। इसमें हल्दी, दारू हल्दी, इंद्रजो, क्रंच के बीज, चमेली की पत्ती, कनेर की जड़ और कनेर के मूल का काष्ठ भाग और तिल क्षार,
इन सब को समान भाग में लेकर गौमूत्र में पीसकर लेप लगाने से कुष्ठ रोग जो है वो शांत होता है। तो यहाँ इस अध्याय के अंदर कुष्ठ की चिकित्सा का वर्णन अच्छी तरह से हमें मिलता है। अब इसके पश्चात जो अगली औषधि है उसका नाम है पाक युक्त मनशिलाती लेप। अब यहाँ जो मुख्य द्रव्य वो फिर मैंचिल, कुटज की छाल, कड़वा कूट, लोमश का शीश और चकवड़ के बीज। चकवड़ या चक्रमर्द या पवार का जो पौधा है ये भी बहुत बहुत मात्रा में मिलता है और यहाँ जंगली पौधा है। ये अपने आप उगने वाला पौधा है और काफ़ी मात्रा में हमें मिलता है तो हम इसका बीज भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चकवड़ के बीज जो है वो स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। ये ऐसा भी करते हैं कि सिर्फ इसकी पत्तियों का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसके पत्ते लेकर उसको क्रश करके अगर खाली पत्तों का भी वहाँ रस लगा दिया जाए तो स्किन प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है। तो यहाँ जो प्रयोग किया गया वो चकवड़ के बीज लिए गए और करंज, भोजपत्र की गांठें, ये भोजपत्र की गांठें पहले भी प्रयोग में हुई हैं, कनेर की जड़, इन सब का चूरन लेकर, चूरन की मात्रा भी बताई गई है यहाँ पर, एक एक कर्श जिसे हम 2-2 तोला भी कह सकते हैं, और लेकर एक आड़क, आड़क भी एक मात्रा है जिसमें 6 सेर और 6 छटांग 2 तोले, मतलब ये एक क्वांटिटी बताई गई है कि इसमें तुशोदक, तुशोदक एक नया शब्द आया है, अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। तुशोदक और पलाश के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलाश सवरस से मंद मंद आग पर पकाएं और जब ये पक कर इतना गाढ़ा हो जाए कि कड़छी के साथ लगने लगे, मतलब वहाँ पर वो उससे चिपकने लगे, तो तब इसको उतार कर लेप तैयार करें। तो ये बनाने की विधि भी बताई गई है। अब यहाँ जो शब्द यूज़ हुआ वो है तुशोदक। तो जो तुशोदक है, तुशोदक होता है कि जो कच्चे यव मतलब कच्चा जो है, तो उसको छिलके सहित दलकर जल के साथ संधान करने को तुशोदक कहते हैं। तो संधान यहाँ पर एक तरह की फर्मेंटेशन क्रिएट की जाती है, मतलब आपने पहले यव लेना है छिलके समेत, उसको कूट लेते हैं और फिर उसके जो है उसमें फर्मेंटेशन क्रिएट की जाती है, उसके बाद जो द्रव्य बनता है उसको तुशोदक कहा जाता है। उसी तुशोदक का यहाँ वर्णन मिलता है, उसी से ये औषधि जो है वो बनाई जाएगी। अब दोबारा से आरगवद मतलब अमलतास का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आरगवद आदि लेप का वर्णन है। तो इसमें अमलतास की पत्तियाँ लेनी है, अमलतास की पत्ती, काकमाची, काकमाची का मतलब जो मकोई है उसको ले सकते हैं, काली मकोई की ताजी पत्ती और कनेर की पत्ती, इन सब को बराबर मात्रा में लेकर मट्ठे से पीस लेना है और फिर उसका उपटन तैयार कर लें। और यही उपटन जो है वो रोगी के शरीर में सरसों के तेल का अभ्यंग करके उपटन लगाना है, तो इससे कुष्ठ रोग नष्ट होता है। यहाँ फिर कुष्ठ रोग की ही चिकित्सा बताई गई है। तो कुष्ठ रोगी में हमें कौन सा योग उपयोग करना है, इसमें चिकित्सक की अपनी बुद्धि होगी और अवेलेबिलिटी की बात होगी कि कौन से द्रव्य हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनसे हमें युक्तिपूर्वक प्रयोग करके रोगी को आराम दिलवाना होगा। अब नेक्स्ट जो औषधि बताई गई है वो है कोलादि लेप। अब कोलादि लेप जो है उसमें मुख्य द्रव्य है बेर। तो ये बेर, कुल्थी, देवदारू, रासना, उड़द, अलसी और इसमें अन्य तेल फल, तेल फल मतलब वो फल जिनमें तेल जिनसे निकाला जाता है, जैसे सरसों, एरंड और तिल आदि, मतलब ऐसे वो द्रव्य जिनसे हम तेल ले सकते हैं उनका प्रयोग यहाँ है। और साथ में कूट, वच, सौंफ और जौ का आटा, इन सबको समान मात्रा में लेकर चूरन बनाकर कांची में पीसकर अमल बना लिया जाता है और फिर उसका लेप जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। और ये लेप जो है वो वात विकार दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम औषधि नंबर 17 पढ़ेंगे।
इसका नाम है वात व्याधि हर लेप। ये लेप भी वात व्याधि के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ अनूप पशु पक्षियों का मांस, पशु पक्षी हमारे दो हम कैटेगरी में बांटते हैं, एक है जांगल, दूसरा है अनूप। जांगल जो है वो वन में रहने वाले, और अनूप जो है वो कुछ पानी के ऊपर, पानी के साथ मतलब उनका वहाँ रहना होता है, हैबिटेट वो है। तो उसमें आएगा अनूप पशु पक्षियों का मांस और मछली का मांस समान भाग लेकर वेशवार बनाकर गरम गरम पर देह करने से वात व्याधि का नाश होता है। तो यहाँ फिर दोबारा से हमें ये बताया गया कि वात व्याधि है तो उसमें परदेह का प्रयोग करना है, मतलब जो लेप लगाया जाएगा वो उष्ण होगा। नेक्स्ट वन जो बताया वो है गंध वर्ग की औषधियाँ और दशमूल की औषधियाँ। ये दशमूल हम द्वितीय अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि दशमूल का प्रयोग वातज रोगों के लिए किया जाता है। तो यहाँ भाई जो ये लेप बनाया गया है वो वात व्याधि हर है। तो यहाँ फिर क्या हुआ कि इसमें गंध वर्ग की औषधियाँ और दशमूल की औषधियाँ, इन दोनों वर्गों की औषधियों को पीसकर और गर्म कर और उसमें घृत, तेल, वसा, मज्जा, मतलब जो चारों तरह के स्नेह हैं, इनको मिलाकर लेप किया जाता है। और ये लेप जो है वात विकारों को ठीक करने वाला है। तो अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट दी गई है वो है उदर शूल घन और वात व्याधि हर लेप। तो यहाँ उदर शूल घन का मतलब है कि जब पेट में दर्द हो रहा है तो वहाँ जो बाह्य प्रमाचन, मतलब वहाँ पर जो लेप लगाया जाता है उसकी औषधियों के बारे में बताया गया है। और ये जो लेप है ये अधिकतर चिकित्सक अपने क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ जौ का आटा लेना है और साथ में यवक्षार, ये केवल मात्र दो ही चीज़ें बताई गई हैं, जौ का आटा और यवक्षार। इसको तक्र में पीसना है और फिर तक्र में पीसकर और फिर उसको गर्म कर कर पेट पर लगाना है। तो इससे पेट का दर्द जो है वो ठीक होता है। तो बहुत आसान सा तरीका है ये, इसको हम करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब औषधि नंबर हमारे यहाँ पर 20th, तो उसमें आता है कूट, सौंफ, वचा और जौ का आटा। इन चारों को कांजी में पीसकर और तिल का तेल मिलाकर और फिर उसको गर्म कर वात विकारों में लेप करने के लिए कहा गया है। अब जो अगला योग है वो है वात रक्त हर लेप। तो यहाँ वात रक्त हर जो है वो यहाँ प्रयोग होगा वात रक्त गठिया के लिए किया गया है। उसमें बहुत पीड़ा होती है और पेशेंट जो है वो दर्द से ज़्यादा तड़पता है। तो यहाँ उसके लिए जो लेप बताया गया उसमें है सौंफ, सोआ, मुलट्ठी, महुआ का फूल, बरियार का मूल, चिरौंजी और कशेरू, विदारीकंद और मिश्री। इन सब द्रव्यों को समान मात्रा में लेना है और फिर उसका चूर्ण करके उसमें घी मिलाकर लेप के रूप में गाउट में या वात रक्त में हमें प्रयोग करना है। इससे जो है वो पीड़ा में शांति मिलती है, आराम मिलता है। नेक्स्ट वन है वात रक्त में वेदना शामक लेप। अब अगला जो लेप बताया गया वो ये कि उसमें द्रव्य जो बताए गए वो हैं रासना, ये भी वात शामक रहता है, गिलोय, मुलट्ठी, बला और अति बला, जीवक और ऋषभक। इन सभी द्रव्यों को समान मात्रा में लेना है और दूध के साथ घृत पाक कर लेना है। और फिर जो ये घृत पाक में घृत बनेगा उसी घृत में मोम को मिलाकर लेप करने से वात रक्त में पीड़ा में आराम मिलता है। अब नेक्स्ट जो बताया वो है गोधूम आदि लेप। यहाँ गोधूम फिर घर का धुआं। तो इसमें गेहूं का आटा, बकरी का दूध, घी मिलाकर लेप करने से वात रक्त की वेदना शांत होती है। ये भी वात रक्त के लिए ही बताया गया, गठिया के लिए ही बताया गया, लेकिन इसका नाम जो है वो गोधूम आदि लेप है। एक और यहाँ जो लेप का वर्णन मिलता है वो है शीरशूल नाशक लेप। सिर दर्द के तो बहुत पेशेंट्स हैं और उसके लिए बहुत इजी सा एक लेप बताया गया है। तो उसमें है
तगर, तगर एक प्लांट, इंसोम्निया के लिए भी इसका प्रयोग होता है और सिर दर्द के लिए भी तगर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तगर और नील कमल, यहाँ नील कमल का फूल लेना है और साथ में चंदन और कड़वा कूट, ये चीज़ें लेकर इनको समान मात्रा में लेना है और समान मात्रा में पाउडर मतलब बना लेना है इसका, और फिर उसको घी में मिलाकर लेप करने से सिर शूल जो है वो शांत होता है। नेक्स्ट है परपोंडर आरी कादी शीर शूल नाशक लेप। तो यहाँ पर जो प्रथम द्रव्य है वो है पुंडरीक, और फिर है देवदारू, कड़वा कूट, मुलेठी, छोटी इलायची, कमल का फूल, नील कमल का फूल, अगर और एरंड, पद्म काष्ठ और चोरक जिसको चोर पुष्पी भी कहते हैं, इन सब द्रव्यों को एकत्रित कर और फिर इसमें घी मिलाकर सिर शूल में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो योग है उसका नाम है पार्श्वशूल नाशक लेप। इसमें द्रव्य हैं रासना, हल्दी, दारू हल्दी, जटामांसी, सौंफ, सोआ, देवदारू, मिश्री, जीवंती का मूल। इन सब को घृत और तेल में मिलाकर कुछ हल्का गरम करके, जो सहन जो करने योग्य हो इतना गरम करना है। सुखोषण लेप लिखा है। ये सुखोषण लेप पार्श्वशूल में लगाया जाता है। अगला योग है दाह शामक लेप। तो दाह शामक लेप में सेवार, कमल, नीलकमल, वेत, नागकेशर, पुंडरीक और खस, लोद्र, प्रियंगु और चंदन, इन सब द्रव्यों को घृत में मिलाकर किया गया लेप दाह शामक होता है। अब दाह शामक लेप एक और बताया गया, इसको पहले वाले को प्रथम और दूसरे को द्वितीय कहकर ऐसा यहाँ लिखा गया है। द्वितीय लेप में जो इंग्रेडिएंट्स हैं या द्रव्य जो बताए गए हैं वो है मिश्री, मंजीट, बेंत और मुलट्ठी, इंद्रायन, कमल, दूर्बा, दुरालभा और कुश का मूल, काश का मूल और सुगंध बाला और इसमें इरका, इन सब का लेप जो है वो दाह शांत करने वाला है। अब जो नेक्स्ट वन है वो है शीतनाशक लेप। शीतनाशक मतलब ठंड को ख़त्म करने वाला। तो यहाँ पर जो द्रव्य बताए गए वो है छड़ीला, इलायची, अगर, कड़वा कूट, चोरपुष्पी, तगर और दालचीनी, देवदारू और रासना, इन सब का लेप लगाने से शीघ्र ही शीत का नाश होता है। नेक्स्ट वन विषघन लेप। अब इसमें शिरीष लिया गया है और निर्गुंडी। शिरीष और निर्गुंडी की छाल का लेप करने से विष की शांति होती है। नेक्स्ट है शिरीष आदि स्वेद हर एवं पत्रा आदि दुर्गंधी हर पर देहे। तो ये दो बताए हैं। जो पहला है वो है शिरीष आदि स्वेद हर, मतलब इसमें पसीना कम आए, इसके लिए ये जो पाउडर है वो बताया गया। इसमें जो द्रव्य हैं वो है शिरीष, खस जिसको उशीर भी कहते हैं, नागकेशर, लोध, इन सब का प्रयोग त्वक दोष नाशक तथा स्वेद रोधक है, मतलब उससे पसीना कम आता है। पसीना रोधक होने की वजह से पसीना नहीं आएगा। अब लास्ट जो हम औषधि की बात कर रहे हैं वो है तेजपत्र, सुगंध बाला, लोद्र, अभे और खस को ही अभे कहा जाता है, और चंदन, इन सब द्रव्यों को लेकर जो चूर्ण बनाया और उसके बाद इनका जो परदेह लगाया जाएगा वो दुर्गंधी नाशक होगा। तो इस तरह से ये हमारा तृतीय अध्याय यहाँ ख़त्म होता है और आने वाली कक्षा में हम चौथा अध्याय
पढ़ेंगे जिसका नाम है षड विरेचन शता अशी परमार्थ व्याख्या करेंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।